तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर आगे को बढ़ाएंगे। ठीक, लेक्चर नंबर हमारा आज हो जाएगा, लगता है 4 हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 16,000 सैनिक फ्रांस का घुटना टेका था, यहाँ तक देख लिए थे। आज इसके आगे का देखेंगे, अमेरिकी हस्तक्षेप। ठीक, पीपीटी रेडी नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहिए। ठीक, लेकिन हम लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे समझाते हैं आपको कि आगे क्या होता है कहानी में। यहाँ पे गोरिल्ला युद्ध हो गया था, गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया था। जो सैनिक लाओस कम्बोडिया के रास्ते दक्षिण चीन में वियतनाम में घुसते थे और फ्रांस के 16,000 सैनिकों को घुटना टेका दिया था। अब अमेरिकी हस्तक्षेप से पढ़ना है, उसके आगे क्या हुआ तो आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके आगे क्या होता है। देखिए, अमेरिकी हस्तक्षेप होता है, क्या होता है। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अमेरिका ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सभ्यवादियों के विरोध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी। चूँकि रूस एक पक्ष का पहले से समर्थन कर रहा था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। समझ गए जेनेवा समझौता क्या है। तो जेनेवा समझौता 1954 में जेनेवा में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। यह कब हुआ था? 1954 में। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता याद रखेगा 1946 में, और जेनेवा 1954 में। ठीक, याद रखिए, ये दोनों समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्या होता है देखिए। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। जब जेनेवा में समझौता हुआ तो जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक, उसके पहले आगे जानेंगे कि बांट दिया हनोई नदी के किनारे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा। उससे पहले को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है होआ हाओ आंदोलन के बारे में। ठीक, होआ हाओ आंदोलन क्या है तो याद रखिएगा, ये 2 नंबर का पूछा जाता है या 3 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में हमेशा। ठीक, लिखिएगा, होआ हाओ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में 1939 लिखा है। ठीक, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा, 1939 लिखा है, 1939 लिखा है। ठीक, 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुएन फुसो थे। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिनमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। मतलब होआ हुआ आंदोलन क्या था तो ये लिखिएगा परीक्षा में कि होआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक, याद रखिएगा 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता हुएन फुसो थे। ठीक, यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा नंबर। आगे चलिए, आगे क्या होता है। आगे यहाँ पे बोला ना कि जेनेवा समझौता के तहत पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में भी, ये हो गया हमारा जितना भी लाल का एरिया दिखा रहा है, ये हो गया उत्तरी वियतनाम, ये हो गया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का बाबर कौन संभाला था तो उत्तरी वियतनाम को संभाला था ये हो ची मिन है, और दक्षिणी वियतनाम का बाओ दाई। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों और उससे दक्षिण के जो वियतनाम होता है, दक्षिण का क्षेत्र उसे दक्षिणी वियतनाम अमेरिका का समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग आंदोलित हुआ था, जिसे होआ हाओ आंदोलन काफ़ी आक्रमणकारी हो गया था। यहाँ एक होआ हाओ आंदोलन हुआ, जिसके बारे में बताया कि 1939 ईस्वी में हुआ था, बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था। ठीक ठीक, काफ़ी आक्रमणकारी हो गया था। न्यो दिन दियम ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाना शुरू किया था। ठीक, मतलब कि एक आदमी था बकलोलवा कुछ नाम था इसका, एक उटपटांग नाम था, जो हुआ आंदोलन का जिसका नेतृत्व कर रहे थे हुइन फुसो, इसको दबा दिया था पूरी तरह से। ठीक, देखिए वियतनाम को बंटवारा किया था, देखिए जैसे भारत को बंटवारा किया ना पाकिस्तान और भारत में अंग्रेजों जाते समय, वैसे जब फ्रांसवा जा रहा था ना हिंद चीन से, तो वियतनाम को ही बंटवारा करा दिया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तरी वियतनाम, ये हो गया दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम के शासक कौन थे तो याद रखिएगा हो ची मिन्ह। जैसे भारत के शासक कौन हो गए थे तो नेहरू जी, गांधी जी। और इसी दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन हो गया था तो बाओ दाई। दक्षिणी वियतनाम का हो गया था बाओ दाई। जैसे दक्षिणी वियतनाम का जिन्ना हो गया था ना इधर गांधी जी, वैसे
वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान का जिन्ना हो गया था, इंडिया के गांधी जी। उसी प्रकार से यहाँ भी वियतनाम को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का हो गया हो ची मिन्ह, जिसे अंकल हो भी कहा जाता था। ऐसी जो हमारे सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हो ची मिन्ह को अंकल हो को उपाधि दिया था, अंकल हो। ठीक, ये हो गया दक्षिणी वियतनाम, जिसमें माओ दाई का सरकार था। ठीक, आगे क्या होता है देखें। आगे होता है लाओस एवं कंबोडिया में जेनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई। वहाँ वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया, संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। यद्यपि इन्हें तटस्थीय देश माना गया था, परंतु साम्यवादी प्रभाव इन देशों में बढ़ता जा रहा था। आगे क्या होता है देखिए, बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव से जानने से रोकना चाहता था। अमेरिका चाहता था कि जितना भी क्षेत्र नया नया देश आज़ाद हो रहा है ना, वो सब पूंजीवाद को अपनाए, लेकिन रूस चाहता था अमेरिका साम्यवाद को अपनाए। तो ये लोग साम्यवाद को ही अपनाते जा रहे थे, लेकिन अमेरिका चाहता था ना कि पूंजीवाद को अपनाए। जैसे भारत में रूस आके कहा, जैसे भारत आज़ाद हुआ था ना, रूस वाला आके कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, चलो तुम साम्यवाद को अपना लो, नेहरू जी के। अमेरिका वाला कहा कि नहीं, पूंजीवाद को अपनाओ। बस नेहरू जी कहे कि हम तोर मारबू न तोर मानबो। नेहरू जी दोनों के एक चमेटा दिए, भगा दिए, कहे कि हम रहेंगे पूंजीवादी, न समाजवादी न ऐसे पूंजीवादी, हम अपनाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें आधा चीज़ प्राइवेट होगा, आधा चीज़ सरकारी भी होगा। जैसे आप अभी देख सकते हैं, आधा भारत में हॉस्पिटल प्राइवेट होता है, आधा हॉस्पिटल सरकारी होता है। यही हो गया, जहाँ प्राइवेट होता है सब चीज़ वहाँ कहते हैं पूंजीवादी, जहाँ सब चीज़ सरकारी होता है उसे कहते हैं समाजवादी, और जहाँ आधा प्राइवेट आधा सरकारी होता है उसे कहते हैं अथी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो नेहरू जी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए थे। ठीक, आगे देखिए क्या होता है। अब लाओस में गृह युद्ध छिड़ गया। अब कैसे होता है इसके बारे में जान लीजिए। वियतनाम का यहाँ पे अथी हो गया, वियतनाम का कोची हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया ना। अब वियतनाम के यहाँ पे अथी पूर्ण विराम लगाइए। अब वियतनाम के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे फिर दोनों का एकीकरण होता है, हो ची मिन्ह कैसे अमेरिका को रखेता है यहाँ से। लेकिन उससे पहले लाओस में गृह युद्ध, यहाँ तक वियतनाम के बारे में आप तक पढ़ रहे थे, अब तक जितना ही पढ़ रहे थे वियतनाम के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लाओस के बारे में, लाओस में क्या हुआ। ठीक, चलिए तो लाओस में पढ़ते हैं। लाओस में गृह युद्ध की शुरुआत, चलिए यहाँ से देखिए ध्यान से। लाओस में राजनीतिक सीमा पूर्व में उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी। 1954 में ही स्पष्ट हो गया था कि उत्तरी लाओस को दो प्रांत फुगसाली एवं होउ फ्रांस में साम्यवादियों का प्रभुत्व था और ये अपने विस्तार के लिए उद्यत थे। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। लाओस एवं कंबोडिया की पूर्ण स्वतंत्रता के मान लिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य के पहले संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण कर एक सरकार का गठन किया जाए। यदि जनता ऐसा चाहे तो जेनेवा समझौता का क्रियान्वयन भी देखभाल के लिए एक त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। ठीक, इसको मत याद रखेगा, ऐसे ही फालतू के बुक में दे दिया पढ़ने के लिए, इसलिए। आगे चलिए कह रहा है हिंद चीन में उथल पुथल। अब हिंद चीन में क्या उथल पुथल हुआ देखिए। कह रहा है जेनेवा समझौता ने तात्कालिक रूप से कुछ शांति अवश्य दी, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल आरंभ हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार सुदृढ़ हो गई और पूरे वियतनाम का एकीकरण पर विचार करने लगी। जैसे भारत में सरकार सुदृढ़ हो गया था और अमेरिका थी पाकिस्तान के साथ सोचे थे कि एकीकरण कर लेंगे, भारत पाकिस्तान वापस एक हो जाएंगे, लेकिन उखनी पाकिस्तान सब लड़ाई करते था, भूखा नंगा, उखनी सब खाली दिन भर, समझ गए। तो हो ची मिन्ह का सरकार जब मजबूत हुआ उत्तरी वियतनाम में, तो वियतनाम का एकीकरण करना चाहते थे हो ची मिन्ह। दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत था। जो दक्षिणी वियतनाम था उसका स्थिति इसका बिल्कुल विपरीत था। अमेरिका समर्थक माओ दाई का सरकार संचालन न्यो दिन दियन के हाथों में था। जो न्यो दिन दियन वही बकलवा था जो वो अथी हो आंदोलन को दबाया था। ठीक,
तो समझ गए, जो उत्तरी वियतनाम था उसमें पूरी तरह से एकदम समृद्ध बनता जा रहा था। हो ची मिन्ह का सरकार था ना, समाजवाद का सरकार था, पूरी तरह से विकास कर रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि पूरा वियतनाम का एकीकरण कर देंगे, लेकिन जो दक्षिणी वियतनाम था वहाँ सबका स्थिति बद से बदतर होता जा रहा था। ठीक, आगे चलिए, कह रहा है इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघरानों के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। इनमें से पहला था राजकुमार सुवन फूमा, तटस्थवादी था। सुवन फूमा क्या था? तटस्थतावादी। दूसरा राजकुमार सुफन बोंग, जो पठेत लाओ के नाम से विख्यात था। दूसरा था पठेत लाओ। ठीक, और सैन्य संगठित बनाकर समूचे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। और तीसरा राजकुमार फूमी नौसबान, दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला। ठीक, इन तीनों के आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष ही लाओस की स्थिरता का कारण था। उस पर रूस एवं अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन एवं हस्तक्षेप इसे और बढ़ा रहा था। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को, एकदम ध्यान से सुनिए आप लोग, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुएन फूमा के नेतृत्व में सरकार बनी। किसके नेतृत्व में? सुएन फूमा। तो पूछा जाएगा 25 दिसंबर 1955 को लाओस में किसके नेतृत्व में सरकार बना था? तो सुएन फूमा, ठीक, के नेतृत्व में सरकार बनी। पठेत लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पठेत लाओ की पार्टी नियो लियो हक्सत, हाईलाइट किया हुआ है इसलिए याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा परीक्षा में कि नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी? तो पठेत लाओ की। 25 दिसंबर 1955 को किसका सरकार बना था लाओस में? तो सुएन फूमा का। ठीक, सुएन फूमा के। NLHS के सदस्यों को सभी सरकार में जगह मिल गई थी। पठेत लाओ का जितना भी सरकार था ना, सदस्य उस पार्टी में सबको सरकार में जगह मिल गई थी। यह स्थिति अमेरिका के लिए असह्य थी क्योंकि दोनों भाई एक हो चुका था, एकता में बल होता है। चूँकि पठेत लाओ वामपंथी था, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच तीसरे भाई जनरल फूमी नौसबान को मौका मिल गया। उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर दक्षिणपंथी की सरकार बना ली। 3 माह बाद फिर तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार बनी, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। इस तरह लाओस का एक भयंकर गृह युद्ध शुरू हो गया था। तीनों भाई आपस में लड़ रहे थे, कौन राजा बनेगा, तो यानी गृह युद्ध शुरू हो गया था। जब देश के अंदर ही लड़ाई होने लगता है ना, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। ठीक, लाओस में इस प्रकार गृह युद्ध शुरू हो गया था। एरा में से कुछ ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 25 दिसंबर 1955 को किसका सरकार बना था लाओस में? तो सुएन फूमा का। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर है नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी? तो पठेत लाओ की पार्टी थी। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद और कुछ नहीं, बस ये दो याद रखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका रूस की विरोधी सहभागिता ने एक बार भी विश्व शांति के खतरे में डाल दिया। अब भारत में जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई गई। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्र एक सम्मेलन बुलाया तय हुआ, जिसमें लाओस के 3 पक्षों की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत थे। मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ कि सभी राजकुमारों, तीनों था ना, सुएन फूमा, पठेत लाओ और एक था ना, तीनों को सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल का गठन कर सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना। परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस में विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। चूँकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुएन फूमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुफन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। ये तीसरा भाई था, सुफन बोंग उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट पठेत लाओ ने सन 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया।
पठेत लाओ ने 1970 में लाओस पे आक्रमण कर जार्स के मैदान में कब्जा कर लिया। ये सब नया नया चीज़ आ रहा है, ये सब आपको हो सकता है कि पहले से नहीं पता होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, आप परीक्षा देने जाएंगे तो कहिएगा सब आउट ऑफ सिलेबस था भाई, वाह, लेकिन हर सब सिलेबस में, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक। तो 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, परंतु पठेत लाओ के आक्रमण को रोक नहीं सका, ठीक। आगे चलिए, ये देखिए अमेरिका का बमबारी, हो ची मिन्ह मार्ग पर बमबारी का चित्र देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे कह रहा है रूस ने लाओस पर आक्रमण और उसके बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंपा। अमेरिका ने खुलकर युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति उत्पन्न हुई थी। 1971 में हजारों दक्षिण वियतनाम सैनिक ने लाओस में प्रवेश किया और उनके साथ अमेरिकी सैनिक युद्धक विमान एवं बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इनका उद्देश्य हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। याद रखिएगा, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है 2 नंबर का प्रश्न में। हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। पठेत लाओ ने रूस और ब्रिटेन के अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डाल सके कर उन्हें रोकें, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो ची मिन्ह मार्ग क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना एकमात्र उपाय था। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथी को प्रसार को रोक नहीं पाया, मतलब कि साम्यवाद के प्रसार को रोक नहीं पाया, ठीक। ये था इसका स्थिति लाओस का गृह युद्ध कैसे कैसे हुआ। 3 गो भाई था, सुएन फुमा पठेत लाओ, एगो कौन था, सुएन फुमा पठेत लाओ और फुमिनोसवान। ये तीनों भाई में आपस में झगड़ा हो रहा था कि कौन बनेगा लाओस का राजा, लाओस का बागडोर संभालेगा। तब जो पठेत लाओ था, यह था इसका रूस का समर्थन था, रूस का, यानी कि साम्यवाद था, समाजवाद, जैसे हो ची मिन्ह था ना सामाजवाद, साम्यवाद ही चाहता था। लेकिन जो बाकी दोनों भैया था सुवन फुमा और एक कौन था, सुवन फुमा और फुमिनोसवान, ये दोनों चाहता था, अमेरिका का समर्थन था, ये दोनों चाहता था पूंजीवाद है, इसलिए अमेरिका ही दोनों को प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बना दिया था लाओस के। लेकिन पठेत लाओ को कुछ नहीं बनाया। पठेत लाओ वहाँ पे जाके आक्रमण किया लाओस में और फिर अमेरिका को भगा दिया वहाँ से, ठीक। और वहाँ पे फिर से कम्युनिस्ट पार्टी का, मतलब कि जो समाजवादी पार्टी होता है उसका स्थापना किया, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कंबोडियाई संकट। कंबोडिया में क्या संकट हुआ था। हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में आपको बता देते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग है ना, तो इसके बारे में 2 नंबर पूछा था कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, तो लिखिएगा यह हो ची मिन्ह मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों देशों से होकर गुजरता था। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों देशों से होकर गुजरता था। देखिए आपको चित्र में दिखाते हैं हो ची मिन्ह मार्ग को, यहाँ पर देखिए, ये है ना लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो समझिए कि लाओस हो गया, यहाँ से होता है हो ची मिन्ह मार्ग, ऐसे जाता है। कंबोडिया में गया, वियतनाम में भी गया, यहाँ वियतनाम में भी, लाओस में भी गया, ठीक। तीनों देशों से हो गुजरता था। अब कंबोडियाई संकट क्या है इसके बारे में जानते हैं। लाओस में गृह युद्ध हो गया। अब सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिन्हानुक शासक माना गया। नरोत्तम सिन्हानुक 1954 में ही कंबोडिया को गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर चलाना शुरू कर दिया। इसलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था। अमेरिका चाहता था कि कंबोडिया पर उसका प्रभाव हो, इसी कारण वह सिन्हानुक से चिढ़ा रहता था। लेकिन सिन्हानुक जो थे वो रूस के समर्थक थे, रूस के, और इधर जर्मनी सब हो गया ना समाजवादी, इधर के समर्थक थे, ठीक। और थाईलैंड को उकसा कर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। जो अमेरिका था वो थाईलैंड को उकसा कर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 में सिन्हानुक ने उससे भी किसी तरह की मदद लेने का इनकार कर दिया। जो सिन्हानुक थे कहें कि नहीं, हम अमेरिका से किसी तरह का मदद नहीं लेंगे, ठीक। क्योंकि अमेरिका ही थाईलैंड को उकसा रहा था कंबोडिया पे आक्रमण करने के लिए, कंबोडिया को तंग करने के लिए, ठीक।
इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका था वियतनाम पे तो पहले आक्रमण कर ही रहा था, क्योंकि वहाँ हो ची मिन का सरकार था। ऊपर से यहाँ नरोत्तम सिन्हानुक पर भी आक्रमण करने लगा, कंबोडिया पे भी सीमावर्ती गाँवों पर आक्रमण कर दिया। तब सिन्हानुक ने अमेरिका से राजनीतिक संबंध तोड़ लिए। आगे चलकर 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा में जहर की वर्षा करवाई। जितने भी कंबोडिया का सीमा था ना, उस सब में जहर का वर्षा करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि 40,000 एकड़ भूमि क्या हुआ, रबर की फसल नष्ट हो गई कंबोडिया में, क्योंकि वहाँ जहर का बारिश करवा दिया था। ठीक, कौन करवाया था? अमेरिका। वहाँ जहर का बारिश करवा दिया था। पूरा जितना भी फसल था ना थी भूमि पे, सब पे जहर का बारिश करवा दिया था। नरोत्तम सिन्हानुक चाहता था कंबोडिया की उसके समर्थन में हो, लेकिन नरोत्तम सिन्हानुक उसके समर्थक में नहीं थे, वो रूस के समर्थन में थे। ठीक, तो अमेरिका के क्या था, यहाँ पर ढेर सारा जहर छिटवा दिया, रासायनिक हथियार चलवा दिया था। ठीक, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे रासायनिक हथियार क्या है। ठीक, तो 40,000 एकड़ भूमि रबर की फसल नष्ट हो गई। तब सिन्हानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनीतिक संबंध बढ़ाना शुरू किया। अमेरिका से कहें कि मुआवजा दो, जितना भी जलाया है ना तुम्हारा सैनिक आके उसका मुआवजा दो, और रूस से दोस्ती कर लिया अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी था, तो रूस से बिना दोस्ती करे तो कुछ होने वाला नहीं था। यही है नरोत्तम सिन्हानुक। और जर्मनी से राजनीतिक संबंध बढ़ाने शुरू किए। ठीक, तत्कालीन दो गुटीय विश्व व्यवस्था में पूंजीवाद अमेरिका यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। मतलब कि जो अमेरिका था वो नहीं चाहता था कि जो कंबोडिया है वो साम्यवाद को अपनाए। ठीक, अतः उसने कंबोडिया में गुट निरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए यह आरोप लगाया कि सिन्हानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांगों से है। उत्तरी वियतनाम मतलब कि हो ची मिन से है एवं वियतकांगों से है। इसलिए अमेरिकी CIA के माध्यम से कंबोडियाई दक्षिणपंथी को संगठित कर सिन्हानुक को सत्ताच्युत करना चाहता था। जो सत्ता था उसको छीनना चाहता था। ठीक, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। इस परिप्रेक्ष्य में सिन्हानुक को वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। 18 मार्च 1970 को कंबोडिया राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिन्हानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया गया और जनरल नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। यानी कि यहाँ भी वियतनाम को तो बंटवारा कर दिया था, हो ची मिन का अलग सरकार बना दिया, बाओदाई का अलग, जिसमें बाओदाई अमेरिका का समर्थक था। ठीक, और यहाँ नरोत्तम सिन्हानुक को हटा दिया और यहाँ पे जनरल लोन नोह का कुछ नाम है के ऐसे जनरल लोड नोल बकलोल को बना दिया सरकार। ठीक, उसका सरकार बनाया जो अमेरिका का समर्थन था। ठीक, आगे चलिए। कारण नरोत्तम सिन्हानुक ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही राष्ट्रीय संसद को भंग कर और जनता के मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने की अपील की। अप्रैल 1970 में सिन्हानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिक भरपूर मदद मिल रही थी। उत्तरी वियतनाम यानी हो ची मिन से मदद मिल रहा था। ठीक, जब इसके खिलाफ युद्ध छेड़े बकलोलवा के खिलाफ, जनरल लोल बकलोल है ना, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ठीक, आगे क्या होता देखिए, समर्थन मिल रहा था मौजूदा सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संसद को भंग कर युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतनाम वियतकांग सैनिक भरपूर मदद मिल रही थी। नरोत्तम सिन्हानुक की सेना विजय हुई राजधानी नामपेन, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नामपेन की ओर बढ़ रही थी। याद रखिए कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नामपेन। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई। दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। यह युद्ध बड़ा ही भयंकर था। ठीक, आगे देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिका भी कर रहे थे। अमेरिका के लोग भी कर रहे थे। राष्ट्रपति निक्सन को, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। ठीक, याद रखेगा। अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी, परंतु दक्षिण वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा कर स्थिति और जटिल बना दिया। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया मामले में हस्तक्षेप करेगा। इस तरह एक बार पुनः दक्षिण पूर्व एशिया की
सुरक्षा खतरे में पड़ गई। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया एवं एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा। आगे देखिए, आगे कह रहा है 16 मई 1970, ठीक याद रखिएगा, 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन हुआ। जकार्ता कहाँ है तो याद रखिएगा, जकार्ता आसपास के देश है ना, क्या नाम, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक याद रखिएगा। जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यद्यपि यह सम्मेलन सफल रहा परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कंबोडियाई छापामारों, अमेरिकी सेना के बीच युद्ध, बमबारी, नरसंहार हत्याओं का इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया का गणराज्य घोषित किया गया। परंतु सिन्हानुक एवं लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष चल रहा। 5 वर्ष पश्चात सिन्हानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उसकी लाल खुमेरी सेना विजय करती है आगे बढ़ती गई। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा, ठीक। तब जो सिन्हानुक था, नरोत्तम सिन्हानुक, उसका सेना का क्या नाम था, लाल खुमरी, ठीक याद रखेगा, लाल खुमेरी। आयकर अप्रैल 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिन्हानुक पूरा राष्ट्र अध्यक्ष बन चुके, परंतु 1978 में उन्होंने ही राजनीति से संन्यास ले लिया, नरोत्तम सिन्हानुक, ठीक है। आयकर अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया था, ठीक। कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिन्हानुक के बाद खिऊ सम्फान एवं पोल पोट जैसे अतिवादी संगठन का उदय हुआ, जिन्होंने अपने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। इस दौर पूरी तरह से आतंक का दौर था, परंतु 1979 में हेंग सामरिन ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर खिऊ सम्फान एवं पोल पोट को पराजित कर दिया। इस स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गए और चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति का परिचय दिया। हालांकि अमेरिका नीति कंपूचिया मामले में सफल नहीं रही और वह साम्यवाद को फैलने से नहीं रोक पाया, परंतु 2 साम्यवादी देश रूस एवं चीन आमने सामने लाने में उसकी नीति अवश्य सफल हो गई। मानो रूस चीन को आमने सामने ले आया युद्ध के लिए, दोनों साम्यवादी देश थे, ठीक। आगे वियतनाम में गृह युद्ध और अमेरिका, वियतनाम में वापस आ गए। अब लाओस और कम्बोडिया का मामला खत्म होता है। आज लाओस और कम्बोडिया के बारे में क्या हुआ था उसको पढ़ लिए। अब कल पढ़ेंगे वियतनाम गृह युद्ध और अमेरिका, वियतनाम में वापस गृह युद्ध कैसे शुरू होता है, अमेरिका शांति कैसे खत्म पड़ता है, सब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और क्लास 10 के सिलेबस में से कोई भी डाउट हो, पूरी क्लास 10 के सिलेबस में से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, कुछ में से भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। उस पर या तो स्पेशल वीडियो बना देंगे या तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें आपको उसका आंसर बता देंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।